643 इस्लाम धर्म के अंदर एक होते रशीदुल खलीफत जीत पे जीत हासिल करते हुए आधुनिक अफगानिस्तान और मकरन सिंध की सीमा तक पहुंच गए। उस समय आधुनिक पूर्वी ईरान, दक्षिण अफगानिस्तान और सिंध में हिंदू राजाओं और मुखियों का राज था। उस समय के ट्रैवलर्स के हिसाब से ये सब हुन जाति के ब्राह्मण, राजपूत और जाट राजा थे। 647 एडी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत अलग अलग सैकड़ों राज्यों में बंट गया। किसी केंद्रीय शक्ति की ना होने की वजह से भारतवर्ष की सीमा में घुसना अब आसान था और रशीदुल खलीफत और उनके बाद आए उमैयद खलीफत के लिए यह एक अच्छा मौका था और उन्होंने सिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर घुसना शुरू कर दिया। मगर हिंदू तुर्की शाही राजा बड़ा टेगिन और सिंध के राजा छच को हराना आसान नहीं था। युद्ध में ये दोनों भी निपुण थे। अरबी योद्धा आगे तो बढ़े मगर बार बार उन्हें तुर्की शाही राजा बड़ा टेगिन और टेगिन शाह से मुंह की खानी पड़ी। उधर भारत की सीमा के दक्षिण छोर से राजा छच ने अरबियों को करारी हार देते हुए उनका दबदबा कुछ समय के लिए शांत कर दिया। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस्लामिक खलीफत बेहद विशाल साम्राज्य बन चुका था। धन और सेना में उनका कोई मुकाबला नहीं था और आसपास किसी और बड़े साम्राज्य की ना होने की वजह से उन्हें रोकना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा सिंध के देवल क्षेत्र में समुद्री डाकुओं का भारी आवरण था और अरबी व्यापारी इससे बेहद परेशान थे। इस वजह से बसरा के गवर्नर अल हजाज इब्न ने उमैयद खलीफ अल वलीद से इजाजत लेकर सिंध में अपने सबसे ताकतवर सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम को रवाना कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम अरबी और बगदादी सेना का नेतृत्व करते हुए सिंध की सीमा तक पहुंच गए। वहां पहुंच कासिम ने सिंध के कई स्थानीय जाट, ब्राह्मण, राजपूत और बुद्धिस्ट मुखियों और ठाकरों को अपने साथ मिला लिया और आसानी से देवल, निरुन और सादुसन पे कब्जा कर लिया। ध्यान रहे, आम धारणा के खिलाफ धार्मिक युद्ध के बजाय सिंध के खिलाफ का यह कूच एक क्षेत्रीय विस्तार था और इसमें मोहम्मद कासिम का साथ बहुत से हिंदू मुखिया भी दे रहे थे। जो भी था, देवल, निरुन और सदूसन पे कब्जे के बाद कासिम सिंधु नदी के उस पार अलोर की तरफ चल पड़े। मगर सिंधु नदी के उस पार राजा छच के बेटे राजा दहीर उमैयद सेना का इंतजार कर रहे थे। इनके बीच अब युद्ध होना अनिवार्य था। कई कोशिशों के बाद जाट मछुआरों की मदद से मोहम्मद कासिम ने छोटी छोटी नावों के साथ सिंधु नदी पार कर ली और राजा दहीर के सामने जा खड़े हुए। मोहम्मद बिन कासिम और अरोड़ के दहीर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसमें शुरुआती तौर पे राजा दहीर ने कासिम के 2 जनरलों को मार गिराया, मगर आखिर में एक जलता हुआ तीर राजा दहीर के अंदर जा घुसा। उनकी पालकी में आग लग गई और राजा दहीर वीर गति को प्राप्त हो गए। मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई और पूरा सिंध अब मोहम्मद बिन कासिम के अंदर आ गया। सिंध को काबू करने के बाद कासिम ने तुर्की शाहियों पर दक्षिण से आक्रमण कर कई इलाके अपने अधीन ले लिए, मगर फिर भी पश्चिम और दक्षिण 2 तरफी आक्रमणों के बाद भी हिंदू तुर्की शाहियों ने काबुलिस्तान को बचा के रखा। विडंबना की बात यह है कि जिस देवल के समुद्री डाकुओं की वजह से ये जंग शुरू हुई थी, उन्होंने बिना किसी युद्ध के सबसे पहले अपने हथियार डाल के इस्लाम कबूल कर लिया और डकैती छोड़ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। इससे यही प्रतीत होता है कि देवल के समुद्री डाकू अरबी अल हजज द्वारा वित्त पोषित थे, जिसकी आड़ में उन्होंने कालिफ से सिंध पे कब्जा करने की इजाजत मांगी थी।
सिंध के बाद मुल्तान और ब्राह्मणाबाद भी मोहम्मद बिन कासिम के अंदर आ गए। सिंध को एक अरब प्रोविंस बना के उम्मयद का अब वहां से कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में घुसने का इरादा था। मगर सिंध में एकदम स्थिरता से टिकना आसान नहीं था। यहाँ की स्थानीय जनता लड़ाकी थी, विद्रोह जगह जगह फैल रहा था। इसे काबू करने के लिए कासिम ने सिंध के अधिकतर हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद से नवाजते हुए उन्हें खुश रखने की कोशिश की। मगर इसके बावजूद भी कई हिंदू कबीले भारी अरबियों के मुल्तान पे कब्जे से नाखुश थे और इस वजह से उथल पुथल का वातावरण बना रहा और अरबी मुल्तान के आगे नहीं जा पाए। 715 एडी दमास्कस में सुलेमान इब्न अब्द अल मलिक नए कालिफ बन गए और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को प्रतिद्वंदियों की टोली में होने के कारण उन्हें वापस बुला लिया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। मोहम्मद बिन कासिम के वापस जाते ही एक बार फिर सिंध के सभी राजाओं मुखियों ने अपना दबदबा बना लिया। मगर 717 में कालिफ उमर इब्न अब्द अल अजीज के शांतिपूर्वक रवैये के सामने कई सिंध के मुखियों ने इस्लाम कबूल करते हुए उम्मयद खलीफत सल्तनत में शामिल होना बेहतर समझा। 720 एडी याजिद बिन अल मलिक इस्लाम साम्राज्य के 9वें कालिफ बन गए और सिंध के नए गवर्नर जुनैद अल मूरी ने एक बार फिर आक्रामक होते हुए आधुनिक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मालवा, उज्जैन और कश्मीर में घुसना शुरू कर दिया। मगर 724 में सम्राट ललित आदित्य मुक्ता पिता का शासनकाल शुरू हो गया और उन्होंने जुनैद को बुरी तरीके से हरा दिया। इस हार के बाद बाकी के क्षेत्रों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया और अरबी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब के सभी क्षेत्रों से खदेड़ दिए गए। जुनैद को वापस बुला लिया गया और उनकी जगह आए तमीम इब्न जायद का भी यही हाल हुआ। कहते हैं कि भारतवर्ष के राजाओं ने उम्मयद के अरबी सैनिकों को इतनी बुरी तरीके से बार बार हराया कि उन्होंने बगदाद से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इन 6 सालों में अरबियों को वापस आधुनिक पश्चिम ईरान तक खदेड़ दिया गया। 731 एडी खलीफत ने फिर एक नए गवर्नर अल हकम को एक महासेना के साथ सिंध की तरफ रवाना कर दिया, जिसकी मदद से वो कुछ हद तक सिंध को काबू करने में कामयाब रहे। वहां से एक बार फिर खलीफत के अंदर अरबियों ने भारतवर्ष में घुसने की कोशिश की, मगर इस बार भारतवर्ष को जीतना आसान नहीं था। इस समय तक भारतवर्ष में नए बड़े दिग्गज योद्धाओं ने उभरना शुरू कर दिया था। कश्मीर, पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब क्षेत्र में ललित आदित्य मुक्ता पिता ढाल बन के खड़े हुए थे, जिन्होंने सैकड़ों बार खलीफत की सेना को हार का सामना कराया। राजस्थान में पप्पा रावल ने अरबियों पे कहर बरसा दिया और उन्हें नियंत्रण में रखा। उज्जैन में नागभट्ट ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश का आरंभ करते हुए अरबी सेना को उज्जैन, आधुनिक मध्य प्रदेश से वापस सिंध की तरफ खदेड़ दिया। गुजरात में सैंधवा, मैत्रिक और लता बरूच के गुजरों ने भी अरबियों को करारी हार दिलाते हुए उन्हें गुजरात क्षेत्र से दूर रखा। लगातार हारे जाने के बाद अल हकम ने इस बार गुजरात और राजस्थान को बाईपास करते हुए दक्कन भारत में घुसने की कोशिश की, मगर वहां भी राजा दंती दुर्गा, जिन्होंने राष्ट्रकूटा साम्राज्य का आरंभ किया था, और चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य के उपराजा अवनी जशन राया पुलकेशन के हाथों नफसरी में अरबी सेना बुरी तरीके से हार गई। उधर अफगानिस्तान में तुर्की शाही राजा फ्रोमो केसारियों ने अरबी के सिंध में घुस कई इलाके अपने अधीन ले लिए। फ्रोमो केसारियों का नाम रोम के सम्राट लियो सीजर के ऊपर रखा गया था, जिन्होंने 717 में मायद खलीफत की सेना को एक करारी हार से वाकिफ कराया था। इसके अलावा राजस्थान में पप्पा रावल के नेतृत्व में
मौर्य, प्रतिहार और करकोटा सेना आक्रामक होती हुई सिंध में घुस गई और अरबियों को वहां से खदेड़ दिया। वो वहीं नहीं रुके और आगे बढ़ते हुए बप्पा रावल ने अरबियों से मुल्तान, गजनी, सिस्तान और ईरान छीन लिया और वहां के स्थानीय राजाओं को वापस गद्दी पे बिठा दिया। अंत में उम्मयद खलीफत ने अल हिंद बनाने का ख्वाब छोड़ दिया और 40 वर्षों तक खलीफत का दबदबा भारतवर्ष से दूर रहा। मगर सम्राट ललित आदित्य, बप्पा रावल और सम्राट नागभट्ट के बाद 760 सीई में अरबियों ने अब्बासिद खलीफत के अंदर एक बार फिर भारतवर्ष में घुसते हुए सिंध को वापस अपने अधीन ले लिया। मगर उससे आगे बढ़ने में खलीफत बार बार नाकाम होती रही। 776 एडी में अरबियों द्वारा एक बहुत बड़े समुद्री हमले को सेंधवा राजा गुका ने नेस्ता नबूद कर दिया। उसके आगे राष्ट्रकूटा साम्राज्य अब एक महान शक्ति में तब्दील हो गया था, जहां से घुसना अरबियों के लिए नामुमकिन था। अरबियों और भारतवर्ष के बीच लगातार युद्ध होते रहे और 9वीं शताब्दी की शुरुआती दौर के आने तक यह झड़प मुख्य रूप से गुज्जर प्रतिहार और खलीफत के बीच सीमित रह गई। इस आपसी विवाद में गुज्जर प्रतिहार का पाला हर बार भारी रहा और उनके अंदर राजस्थान, पंजाब और गुजरात क्षेत्र एक अभेद सीमा में परिवर्तित हो गई, जिसे तोड़ना अरबियों और उनके बाद आए ईरान, फरगाना, सिंध, अफगानिस्तान के सैकड़ों सुल्तानों के लिए 200 साल तक असंभव रहा।